हेलो फ्रेंड्स, मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की इस स्पेशल वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। स्पेशल किस लिए है? स्पेशल इसलिए है कि भाई एक तो मंथली एक्सपायरी है, दूसरा दो दिग्गज रिजल्ट आए हैं। यानी कि निफ्टी इंडेक्स के अंदर जो टॉप 10 शेयर्स हैं उनमें से दो लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशंस के रिजल्ट आए हैं जिनका इम्पैक्ट सोमवार को होने वाला है। तो इसलिए कुछ विशेष परिस्थितियां बनती हैं कभी कभी, और बाजार का ट्रेंड के अगेंस्ट जब रिजल्ट आते हैं तो किस तरीके से बाजार रिएक्ट करते हैं, ये सबसे खास बात रहती है। निफ्टी आप लोग जानते हैं 17,624 पर क्लोज हुआ, फ्लैट क्लोजिंग थी। 17,800 का एक रेजिस्टेंस फेस करके आया। हालांकि 17,830 तक जो है बाजार ने अच्छी मतलब स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से अटकता हुआ वापस यहाँ पर आपके सामने 17,624। अब निफ्टी के सामने अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर दो रोल हैं, एक रिलायंस का है, एक बैंक्स के अंदर आईसीआईसीआई बैंक का। और बैंक की वजह से जो फॉलो अप बाइंग दूसरे बैंकों में आ सकती है, उसकी वजह से भी आपको एक पॉजिटिव रुझान देखने के लिए मिलना चाहिए। लेकिन ये पॉजिटिव रुझान कितनी देर तक के लिए मिलेगा, ये सबसे खास बात है। मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्री शायद टूटेगा नहीं, शायद अपने आप को संभाल लेगा। तो रिलायंस एक स्ट्रेंथ दिखाएगा। हो सकता है कि वो बाजार को थोड़ा चलाने की कोशिश करे। आईसीआईसीआई बैंक की तरफ अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक एक पॉजिटिव रिएक्शन दे सकता है, लेकिन अगर आपने कल का रिजल्ट एनालिसिस सुना हो तो आप उनके सारे जो पैरामीटर्स हैं उस पर आप एक चीज़ देखेंगे कि भाई उसने जो भी एस्टिमेट्स थे उन सबको बीट कर दिया। लेकिन आप कुछ चीज़ों पर गौर फरमाएंगे तो आप अगर कल का रिजल्ट एनालिसिस नहीं देखा तो उसको देख लीजिए एक बार। तो उसमें हमने बात की है कि जो ग्रोथ हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो 5% ही है। 5% की जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है वो प्रोविजन कम होने की वजह से हुई है। लेकिन एचडीएफसी बैंक की म्यूटेड परफॉर्मेंस के सामने वो कहीं ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है। तो आईसीआईसीआई बैंक मुझे लगता है कि 2-3% तक की तेज़ी दिखा सकता है। वो सस्टेन करेगी ये चांसेस कम है, क्योंकि मार्केट पहले ही इन रिजल्ट्स को मान के चल रहा था। हालांकि उन एस्टिमेट से थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन देखिएगा जहां बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस होती है बाजार उधर शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि निफ्टी के अंदर जो बाकी प्रेशर है वो शायद बैंकों में एचडीएफसी बैंक की तरफ से देखने के लिए मिले। एचडीएफसी बैंक में अगर प्रेशर होगा तो उसका जो सेकंड कोरिलेशन है वो एचडीएफसी लिमिटेड से, क्योंकि उनकी एक स्वैप रेशियो डिसाइड हो रखी है। तो एचडीएफसी बैंक में भी फॉल आपको आ सकता है देखने के लिए, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने पोजीशन मुझे लगता है मंथली एक्सपायरी की नीचे के लिए बना रखी है। और उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो फिर बजाज फाइनेंस को टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ सीमेंट स्टॉक्स को टारगेट किया जा सकता है। फार्मा पहले आउट परफॉर्म कर चुके हैं, तो हो सकता है कि फार्मा के अंदर एक आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिले। और बैंकिंग में भी ये हो सकता है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे जो बैंक है जिन्होंने काफ़ी रनअप कर दिया था, तो वहाँ पे पिटाई हो सकती है। आईटी के अंदर क्योंकि आप लोग इन्फोसिस तो देख चुके हैं, तो हो सकता है कि टीसीएस में प्रेशर बनाकर इंडेक्स पे दबाव डालने की कोशिश की जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी अभी जो 17,800 के आसपास आया था, मुझे एक टेक्निकल पुल बैक लग रहा था। और बाजार के अंदर मुझे अभी लगता है कि जिन शेयर्स ने आउट परफॉर्म किया है बाजार को, बाजार के अंदर जब तक उनके अंदर एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी, बाजार एक बहुत बड़ी रैली करने के लिए तैयार नहीं होगा। मुझे ये लगता है पर्सनली कि बाजार एक लास्ट डिप के लिए तैयार हो रहा है। लास्ट डिप का मतलब है कि एक अच्छा खासा डिप जो है बाजार के अंदर अगर आप टेक्निकल सेटअप पे देखेंगे तो आपको बनता हुआ नज़र आ भी रहा है। और थोड़ा सा टाइम फ्रेम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, रिजल्ट को भी अगर साथ में कोरिलेट करें तो आप एक बार दोबारा से उन लेवल्स के आसपास पहुंच सकते हैं जहां पर बाजार के अभी पिछले 3 महीने के जो लोज थे वहां पर हमें लगता है कि बाजार एक बार दोबारा से पहुंचे, हो सकता है उन लोज को तोड़े भी। तो उस परिस्थिति को अगर हम ध्यान में रखें तो मुझे लगता है कि बाजार अभी सेल ऑन राइज की मार्केट के अंदर रहेगा इस हफ्ते, और वीकली एक्सपायरी से पहले एक अच्छा खासा डिप बाजार दे सकता है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि निफ्टी आपको इन सब अच्छे रिजल्ट के बावजूद भी अगर 17,700-800 की तरफ खुलता है तो वो एक सेलिंग का शिकार हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो सेल ऑन राइज मार्केट रहेगी, अभी हम बाजार को 17,850 से ऊपर नहीं देख रहे हैं।
इस हफ्ते के दौरान, और हमें लगता है कि उस रेंज में जैसी जाएगा बाजार सेलिंग में आएगी। और मेरे नीचे के लेवल्स हैं जो मुझे लगता है 17,300 400 के आसपास बनते हैं। तो मुझे लगता है कि जो वीकली एक्सपायरी है वो 17,300 या 400 के आसपास तक हो सकती है। देखिएगा, जो लोग ऑप्शंस बाय करके प्ले करते हैं, मैं कभी वीडियो बनाऊंगा यार, ऑप्शंस बाइंग ना बहुत खतरनाक चीज़ होती है। ऑप्शंस बाइंग में प्ले होता है कुछ ही समय के लिए, ये आप श्योर होते हैं कि किस तरीके से ऑप्शंस बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग में कंफर्टेबल नहीं हूँ और मुझे लगता है कि ऑप्शन बाइंग में एक बेवजह की कॉस्ट लगती है और उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपके अगेंस्ट चलती है। तो मैं शायद ऑप्शन बाइंग में कंफर्ट नहीं फील करता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि जो लोग हमारे एनालिसिस को सुन के कॉल या पुट खरीदते हैं, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस में पैसे केवल वो जब ट्रेंड बिल्कुल ट्रिगर हो रहा होता है, जब बाजार उस रिएक्शन को कर रहा होता है, कुछ समय के दौरान अगर आपने वो ट्रेड लिया और उससे निकल गए, तभी शायद ऑप्शन बाइंग में पैसा बन सकता है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ऑप्शन बाइंग में ही पैसे बिगड़ते हैं। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे एनालिसिस सुन के ऑप्शंस खरीद लेते हैं और फिर वो फंस जाते हैं, कहते हैं कि ऑप्शंस का क्या करें। ऑप्शंस बाइंग का एक फ़ायदा ये है कि आप उस पोजीशन से फंस तो गए हो, और अगर आप फिर भी उस ट्रेंड से के साथ बने रहना चाहते हो तो आप अगले पीरियड की जो है ऑप्शंस खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप फिर वहाँ गलत होते हो तो फिर पैसे निकल जाते हैं। तो क्योंकि हम ऑप्शन सेलिंग के माध्यम से प्ले करते हैं और मान लीजिएगा हमारा कभी आउटलुक गलत भी हो जाता है, तो हम ऑप्शन सेलिंग में जो भी हमने ऑप्शन बेची, मान लीजिएगा मैंने 17,600 की निफ्टी की कॉल बेच दी और मान लीजिएगा मैं गलत हो गया, निफ्टी 17,800 पे चला गया, तो हमने अगर 17,600 की कॉल बेची होगी तो हमने हो सकता है कि हमें एक उम्मीद है कि 17,600 के बाद निफ्टी 17,300 के नीचे नहीं जाएगा। मान लीजिए हमारा, आप एक आउटलुक समझिए, मान लीजिएगा मैंने समझा कि भाई 17,600 के नीचे रहेगा, यानी कि मान लीजिए कल 17,700 या 800 जाए, तो मैं हो सकता है कि उस टाइम पर 17,600 या 700 की कॉल बेचना शुरू कर दूँ। और मेरा आउटलुक ये कि 17,300 के नीचे भी नहीं जाएगा, तो मैं 17,300 की पुट भी बेचूंगा। मान लीजिएगा कि अगर हमने 17,700 पे बेची कॉल और वो वहीं पे रह गया, तब भी हमें टाइम वैल्यू मनी मिल गई, हम बिल्कुल ठीक नहीं हुई हो। तो 17,600 हो गए तो पूरे पैसे मिल जाएंगे। अगर 17,700 की बेची तो मान लीजिएगा 17,300 के नीचे बाजार चला गया, तो भी हम देखिएगा कॉल ऑप्शंस के तो पैसे पूरे ले लेंगे, तो वहाँ पर हमें पुट ऑप्शंस में नुकसान होना शुरू होगा जब 17,300 के नीचे जाएगा बाजार। तो फिर भी हमारे पास बहुत मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, और जब बाजार 17,400 या 300 की तरफ जाएगा तो हम बाजार को दोबारा से रीअसेस करेंगे कि बाजार पुल बैक करेगा या नहीं करेगा। और मान लीजिएगा हमें लगता है कि नहीं यार बाजार पुल बैक नहीं करेगा, तो हम अपनी 17,600 या 700 की जो भी कॉल बेची होगी उसमें प्रॉफिट बुक करके 17,500 या 400 की तरफ अपनी पोजीशंस को, कॉल को और बेच कर भी हेज कर सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि हम जब 17,300 की तरफ जाए और बाजार कुछ टाइम स्पेंड करे और इतनी देर में ही हमारी पुट की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए, तो वो टाइम जो है वो ऑप्शंस बायर के लिए जो है टाइम वैल्यू जो है वो बड़ी खतरनाक चीज़ है, जो ऑप्शन सेलर के लिए प्रॉफिट का काम करती है। लेकिन ऑप्शन सेलर का जो रिस्क है वो अनलिमिटेड होता है, लेकिन उसको हेज किया जा सकता है। मान लीजिएगा आप 17,300 के नीचे आपको लग रहा है बाई चांस चला जाए, तो आप थोड़ा सा हेज ले सकते हैं। मान लीजिएगा आपने वहाँ पे 40 रुपये की पुट बेची, तो आप 70,000 की पुट भी खरीद सकते हैं। चलो भाई 40 रुपये में से 10 रुपये मैंने कॉस्ट दे दी, अगर ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लेना चाहता तो। और ऐसे 70,700 बेच के मैंने 18,000 की कॉल खरीद ली, कर 70,700 की कॉल बेची है तो देखिएगा बाइंग जो है, ऑप्शन बाइंग, वो हेजिंग के लिए तो यूज़ हो सकती है। लेकिन अगर आप भी सोचेंगे कि प्योरली आप ऑप्शंस बाइंग से पैसा कमाएंगे, वो थोड़ा सा मुश्किल है। ऑप्शंस बाइंग में आप स्प्रेड किक प्ले कर सकते हैं कि भाई आप कॉन्फिडेंट है कि बाजार टूटेगा, तो 70,700 की पुट खरीद के 70,400 की बेच सकते हैं, तो आपकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। यानी कि आप एक क्रेडिट स्प्रेड बना सकते हैं। आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि भाई नहीं, सॉरी, क्रेडिट स्प्रेड बना सकते हैं, डेबिट स्प्रेड। आपको लगता है नहीं यार नीचे नहीं जाएगा, जैसे मैंने कहा मैंने 70,300 के नीचे में नहीं देख रहा, तो मैंने 70,300 बेच दिया, क्रेडिट ले लिया और 17,000 की मैंने पुट भी खरीद लिया, हेज भी कर लिया। ऊपर मुझे लगता है कि 17,800 के ऊपर नहीं जाएगा, तो मैं 17,700 या 800 की कॉल बेच देता हूँ और 18,000 की कॉल खरीद भी लेता हूँ। यानी कि मैं क्रेडिट ले लेता हूँ दोनों साइड से, तो बाजार एक साइड मूव करेगा तो मेरे जो पैसे हैं वो मेरे पास थोड़े से ज़्यादा ही आएंगे। तो ऑप्शन सेलर के पास मुझे लगता है कि अगर सही तरीके से प्ले किया जाए तो ऑप्शन सेलर के पास रिस्क थोड़ा सा कम होता है। और ऑप्शन सेलर को अगर रिस्क लगता है कि यार वो थोड़ा सा उसका दिल बैठ जाता है, तो मुझे लगता है कि उस समय पर
जो है आप दोनों साइड ऑप्शंस, जिस भी साइड आपको कंफर्ट हो उसको बेचकर आप दूसरी जो है हेज भी जो है साथ में खरीद सकते हैं। ये मुझे लगता है कि जिन लोगों को भी ऑप्शंस के बाजार में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है या बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, उनके लिए सबसे बढ़िया मुझे लगता है कि जो स्प्रेड होता है वो सबसे बेटर है कि आपने एक ऑप्शन खरीदी दूसरी बेच दी है तो आपकी कॉस्टिंग कम हो गई है। हालांकि उस केस में आपके प्रॉफिट लिमिटेड होते हैं, बट आप देखेंगे कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो तो आपको आने शुरू हो जाएंगे और लॉस होंगे तो वो थोड़े से कम होंगे। तो ये स्थिति होती हैं जब आप स्प्रेड में खेलते हैं। तो क्योंकि बहुत बार व्यूअर्स के सवाल आते हैं कि सर हमने तो ये ऑप्शन हमें लगा कि भाई ऐसे ही जाएगा बाजार और ये पुट खरीद ली हमने, ये हमने काली कॉल खरीद ली, तो माय डियर ये ऑप्शंस ब्लैंक खरीदना ना प्योरली जो है एक बहुत बड़ा रिस्क जो है क्रिएट करता है। और दूसरी बात ये कि मान लीजिए आपके पास 5 लाख की कैपिटल है और आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो ऑप्शन बाइंग में ये नहीं होता कि 5 लाख की ऑप्शन आप खरीद लेंगे। उसका मतलब है आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 10%, और शुरू में तो मैं कहता हूँ केवल 2-3% की कैपिटल से आपको ये काम करना चाहिए, नहीं तो आपको पता चलेगा आपकी कैपिटल ही खत्म हो जाती है ऑप्शन बाइंग के अंदर। तो ये चीज़ें बहुत बार हमें लगता है कि आपको बतानी चाहिए, तो आज मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और मुझे खुद ही लगता है कि भाई ऑप्शन बाइंग अगर कभी भी आपने की है तो ऑप्शन बायर ना कॉन्फिडेंट होता है। और मैं आपको एक बहुत सॉलिड चीज़ है, कभी हो सकता है मैं वीडियो में बताऊंगा कि ऑप्शन खरीदने का भी मन है आपका, ब्लैंक भी खरीदनी है आपने ऑप्शंस, तो कौन सी ऑप्शन खरीदनी चाहिए, कौन सी ऑप्शन खरीदनी चाहिए। मतलब आप ऑप्शन बेचते भी नहीं हो, आप ऑप्शंस खरीद रहे हो और एक व्यू बनाते हो, तो किस तरीके से आप ऑप्शंस को खरीद सकते हैं वो कभी मैं दूसरी वीडियो में आपके साथ चर्चा करूँगा। तो यहाँ पर जो है निफ्टी पर हमारा व्यू आपके सामने आई है, तो 70,624 पे था और यहाँ पे हम देखें तो 52 वीक जो है लो है 15183 और हाई है 18867। तो मुझे लगता है कि बाजार पहले किसी भी साइड पे मुझे नहीं लग रहा कि पूरा एब्सोल्युटली जाएगा, बट मेरा थोड़ा सा बायस जो है वो नीचे की तरफ है, क्योंकि मुझे लगता है कि बड़े प्लेयर्स ना एक बार में प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते, तो उन्होंने जानबूझ के एक रिलीफ दिया और ऊपर के लेवल पे एफआईज की जो सेलिंग आई है वो भी यही बयां कर रही है। अब बात करें निफ्टी बैंक की, तो देखिएगा निफ्टी बैंक पे आउटलुक क्या बनता है। तो निफ्टी बैंक का जो आउटलुक है अगर देखिए तो 42118 पे बंद हुआ है और 151 पॉइंट्स की कमजोरी हुई। मुझे यहाँ पे क्लियरली लगता है यहाँ पे कि निफ्टी को उठाने की कल कोशिश होगी। 42,400 अगर बाजार तोड़ देता है तो एक शॉर्ट कवरिंग आएगी जो बाजार को 42,800 तक ले जा सकती है। बस जैसे 800 जाए आप निश्चिंत हो जाइए। मुझे लगता है कि उसके बाद शायद बाजार सस्टेन नहीं करेगा और वहाँ पर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, तो वहाँ से सेलिंग आएगी। बट मुझे वो भी लेवल चांसेस नहीं लग रहे। मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट इम्प्लीकेशन ये होगा कि बाजार 42,400-500 के आसपास एक बार जाए, वहाँ पर बड़े प्लेयर्स माल बेचेंगे, तो आधे घंटे 1 घंटे के बाद बाजार नीचे आने की उम्मीद है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि आपको आईसीआईसीआई बैंक भी कल फ्लैट या 1 या 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ ना नजर आए, ये भी हो सकता है। बट कि जो आईसीआईसीआई बैंक पर आउटलुक बना है तो सब लोग बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, बड़े पॉजिटिव हैं, तो हो सकता है कि एक बार सेंटिमेंट इम्पैक्ट तो आएगा। लेकिन बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे उसी समय पर, मुझे पर्सनली लगता है कि एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक दोनों की जो है सेलिंग आ जाएगी बड़े प्लेयर्स की तरफ से और वो इंडेक्स को नीचे की तरफ मैनेज कर देंगे। तो ये है। और इसके अलावा मुझे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी लग रहा है कि ऊपरी लेवल से वहाँ पर सेलिंग आ सकती है। तो 3 बैंक मुझे लग रहा है। इंडसइंड बैंक नॉर्मलाइज है, उसको 1-1.5% कभी भी तोड़ सकते हैं बड़े प्लेयर अपनी पोजीशंस के लिए। और जहाँ तक बात है एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई ज़्यादा चले भी नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर हमें लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक के साथ एक्सिस बैंक को कोरिलेट करोगे तो एक्सिस बैंक शायद ज़्यादा ना टूटे, आपको टूटता हुआ नजर आए। एसबीआई में हो सकता है कि एक ऊपर से सेलिंग आ जाए, क्योंकि पीएसयू बैंक है तो बड़े प्लेयर्स जो है पीएसयू को तोड़ देते हैं जब उनके सौदे बने होते हैं। तो मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक इस हफ्ते की एक्सपायरी से पहले 41,500 के आसपास आ सकता है। और अगर 41,000 ब्रीच होता है तो 40,800 तक के लेवल भी देखने के लिए मिल सकते हैं। बट मुझे ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है 41,500 और 41,800 के आसपास
एक्सपायरी हो सकती है, लेकिन मंथली एक्सपायरी है। 41,500 टूट गया तो आप बाजार को 40,800 पर ही एक्सपायरी मंथली के लिए तैयार रहिएगा। तो मुझे लगता है 41,500 पहली सपोर्ट है। हालांकि इससे पहले एक सपोर्ट 41,800 की है। 41,800 और 500 के बीच में 300 पॉइंट बहुत टाइम लगेगा, तो हो सकता है कि 1 या 2 दिन लग जाएं। ये अगर ये लेवल नहीं टूटते हैं तो भी बाजार ऊपर की तरफ आएगा, फिर 1 या 2 दिन बाद फिर वहीं पे सेटल होने की कोशिश करेगा। तो मुझे ऑप्टिमिस्टिकली लगता है कि 41,800 के आसपास बाजार बंद होना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरा एक नीचे की साइड का व्यू बनता है कि अगर 41,500 के नीचे बाजार क्लोज दे देता है तो 40,800 तक के दायरे भी आपको इसी वीक में दिख सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो बेशक से एक्सिस बैंक के रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन अभी अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में जाने की कोशिश करें, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की साइकिल बढ़ती हुई नज़र आई उसकी वजह से NIM तो बढ़ते हुए नज़र आए एक्सिस बैंक के, बट ये मुझे सस्टेनेबल नहीं लगते हैं कि जिस तरीके का 4.9% के आसपास का NIM आया है एक्सिस बैंक का, वो एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में सस्टेनेबल नहीं है। तो वो कहीं पर आके वही 4.2 4.3 पर आके जाके सेटल होना है। तो ये जो मार्जिन्स हैं वो अभी तक के हाईएस्ट हैं, और अभी तक के मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस एक्सिस बैंक की है। बट वो सब जो है बड़े प्लेयर्स जानते हैं, तो उसकी वजह से 2-3-4% तक अगर मान लीजिएगा एक्सिस बैंक चलेगा भी, तो बड़े जो ऑपरेटर्स हैं या प्लेयर्स हैं जहाँ उनकी पोजीशंस बनी होगी उतना ही वो दूसरे बैंकों को तोड़ देंगे। जहाँ पर मुझे लगता है कि HDFC बैंक कोटक को शिकार किया जा सकता है। MSCI इंडेक्स के अंदर जो रीबैलेंसिंग होनी आ रही है खबर हमने पहले ICICI येस बैंक पर भी सुनी थी, और ये हर 6 महीने की कहानी है। और इस 6 महीने की कहानी में देखिएगा होता क्या कि FIIs जरूर आएंगे, ऐसी भी कोई सूचना नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें मीडिया में बनाई जाती हैं, तैयार की जाती हैं, बड़े प्लेयर्स एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। बट मेरा जो व्यू है वो अभी भी सेल ऑन राइज का है। और ICICI बैंक के रिजल्ट तो मान लीजिएगा आप ठीक है, लेकिन HDFC बैंक ने कोई म्यूटेड परफॉर्मेंस दी थी, तो वहाँ से सेलिंग आ सकती है। और देखिएगा जब निवेशक होता है ना, वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में एक पर्टिकुलर लोकेशन ही रखता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज की परिस्थिति में बैंकिंग में कोई एडिशनल एलोकेशन आने वाला है, यानी कि बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उसमें मार्केट के पार्टिसिपेंट से कोई एडिशन एलोकेशन जो है इसमें आने वाला है। क्योंकि जो एलोकेशन आ रहा है वो हमें जो दिख रहा है, नज़र आ रहा है, IT में से बेशक से पैसा निकल रहा है, लेकिन वो IT का पैसा आप देखेंगे तो शिफ्टिंग फार्मा में, तो फार्मा में एक अच्छा बिल्डअप जो है हुआ है। लेकिन आप फार्मा को अब खरीदने जाएंगे तो मुझे लगता है कि फार्मा से निकलकर वो पैसा कहीं और चला जाएगा और रिटेलर फिर फार्मा खरीद के बैठा रहेगा। हालांकि फार्मा में सिलेक्टिव फार्मा के अंदर हम काफ़ी बुलिश हैं, लेकिन जो शेयर्स 35, 40, 50 की पी पर है और जहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं आई है वहाँ हमारा बुलिश व्यू नहीं है। और जो लोग डीवीज लैब के ऊपर सवाल मेरे से पूछ रहे हैं, देखिएगा डीवीज लैब में मैंने कॉल बेची हुई हैं और मैं उन कॉल्स को रोल ओवर करूँगा, और कुछ हमने रोल ओवर कर भी दिए नेक्स्ट मंथ के अंदर, और कुछ जो है अभी हम कल या परसों के अंदर हम उनको रोल ओवर करेंगे, क्योंकि हमने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेस पर मंदी की पोजीशंस बनाई, और जब तक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगी तब तक हम उसको रिटेन रखेंगे। हालांकि हो सकता है कि हम कुछ टाइम वैल्यू मनी के लिए कॉल्स के सामने कुछ 3,000 की या 2900 की पुट्स भी बेच सकते हैं, और या हम उसको एक रेशियो में भी बेच सकते हैं। मान लीजिएगा आपने 10 कॉल, मैं हालांकि इतना बड़ा नहीं बोलता मैं, मान लीजिए आपने 3 कॉल बेची हैं, तो 3 कॉल के सामने 1 या 2 पुट आप बेच सकते हैं, थोड़ा सा 200 या 300 पॉइंट की, जिससे आप मंदी भी प्ले कर लेंगे और आपकी कॉस्ट भी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, और जिस पॉइंट तक आपने प्ले करना है वहाँ तक के लिए पोजीशंस बन सकती है। तो प्योरली देखिएगा अभी भी हम ये नहीं है कि देखिएगा फार्मा मेरे पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा जो है आज की डेट में जगह रखता है, लेकिन उन सब के बावजूद भी सिलेक्टिवली फार्मा के अंदर, जैसे मान लीजिएगा API बिजनेस है, मुझे नहीं लगता कि यार डीवीज लैब को 40 की पी रेशो मिलनी चाहिए, जो कि 2 क्वार्टरली रिजल्ट बैक टू बैक खराब दिए हैं। और चलिए मान लीजिएगा रिजल्ट ठीक भी आ जाते हैं तो भी सस्टेनेबल नहीं रहने वाले। अब आप कहेंगे सर ये फार्मा में बिल्डअप क्यों हो रहा है? फार्मा बिल्डअप इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं काफ़ी, और वर्ल्ड वाइड बढ़ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इन चीज़ों को बताती नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है यार पहले बहुत किरकिरी हो चुकी है, और अब अगर हम कुछ करेंगे ना तो इकोनॉमी के ऊपर एक बैड इम्पैक्ट आएगा। तो लोग मर रहे हैं तो मरने दो, उनकी चिंता अब सरकार नहीं कर रही है। सरकार ने बहुत चिंता कर ली पहले, और एक्सेसिवली चिंता कर ली, और जिसका इकोनॉमी में ज़्यादा बड़ा डैमेज हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट फ्रंट पे गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा चिंतित है। बिल्कुल गले में जब अटक जाएगी बात तब गवर्नमेंट आएगी, और आप अपनी सुरक्षा खुद रखें और मास्क का उपयोग करें, और जो भी नियरर एंड डियरर्स हैं उनको आप ये बात बताएं और ख़ुद भी सावधानी रखें। लेकिन आजकल क्या है, लोगों के अंदर से अवेयरनेस तो है लेकिन भय दूर हो गया है, कुछ नहीं होता है। और बहुत लोगों ने ये भी बता दिया कि यार
कोविड में कुछ नहीं होता, कोविड कोई नाम की चीज़ ही नहीं होती, तो सब तरीके के लोग हैं। लेकिन जो बहुत सारी डेथ्स हुई हैं या जिनके फैमिली से लोग गए हैं, उन लोगों को सबको पता है भाई कोविड था या कोविड ने जो है लोगों की ज़िंदगी कैसे तबाह की है। तो सुरक्षा आपके हाथ में है, लेकिन फार्मा में मुझे लगता है कि ये एक रीज़न है जिसकी वजह से एक बिल्डअप जो है अब बन रहा है। और फार्मा मुझे अभी भी देखिएगा, अगर मुझे आप 1 या 1.5 साल के एंगल से देखेंगे तो मार्केट के अंदर जो इकोनॉमी के अंदर जो हिकअप्स हैं उनके सामने मुझे अभी भी लगता है कि फार्मा एक डिफेंसिव रहने वाला है और एक स्टेबल रिटर्न्स 8 से 10% की ग्रोथ जो है हमें लगता है कि टॉप लाइन के अंदर आपको फार्मा कंपनीज में देखने के लिए मिलेगी। अगर 8 से 10% की टॉप लाइन बढ़ेगी तो 13 से 14 या 15, इवन 13 से 15 लगा लेते हैं, इतनी प्रॉफिट ग्रोथ ओवरऑल बेसिस पर भी आ सकती है। तो मेरा जो आउटलुक है वो आपको पता है, तो सेल ऑन राइज अपना आउटलुक। और अभी अगर हम बाज़ार को थोड़ा सा आगे एक्सपेंड करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि आपको अगले महीने में और नीचे के लेवल्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं, और जो पिछले महीने में लो लगे थे वो आपको फिर अगले महीने में यानी कि मई के अंदर या इवन जून के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो मैं जो भी आपके साथ आकलन कर रहा हूँ, टेक्निकल से ज़्यादा फंडामेंटल को जो है इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन सब पैरामीटर के साथ मैंने चर्चा की। फिर आपको लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूँगा, भैया कोई भी ट्रेड लें, पोजीशंस लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें, अपने रिस्क को समझें। आप जो पोजीशंस ले रहे हैं वो क्या चीज़ है, वो कितने टाइम फ्रेम के लिए है और कितना उसका जो है रिस्क आपके सामने है, कितनी कैपिटल आपकी इन्वॉल्व हो रही है, उसके ऊपर क्या आपकी फैमिली पे इम्पैक्ट हो सकता है, आपके मस्तिष्क पे क्या इफेक्ट हो सकता है, आपके माइंड को किस तरीके से ख़राब कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। मैं आपको लास्ट में बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप ऑप्शंस खरीदते हैं ना, मैं आपको एक बड़ी सॉलिड बात बताता हूँ। ऑप्शंस खरीद रहे हैं, ऑप्शंस जब भी खरीदें, मैंने कहा था कि कभी बाद में बताऊँगा वीडियो में, लेकिन मैं वो वीडियो में अलग से आपसे चर्चा करूँगा। मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, जब भी आप ऑप्शंस खरीदें तो तभी खरीदें जब आपकी श्योर हो कि ये, मतलब जब आपको 90% श्योरिटी होगी इस तरफ पोजीशन जाएगी, और आपको ये लगता है कि अभी नहीं जाएगी तो 15 दिन बाद चली जाएगी, 1 महीने बाद चली जाएगी। अगर 1 महीने बाद भी आपकी स्थिति में चली गई तब भी आप प्रॉफिट में हो सकते हो। लेकिन आपने शॉर्ट पीरियड्स की ऑप्शंस खरीद ली तो भाई पैसे बार बार देने में ना कष्ट होगा। साइकोलॉजिकली जब वो वास्तव में पोजीशंस आपके फेवर में जाने वाली होगी तब तक आपके पास सौदा ही नहीं होगा, तब तक आप 2-3 बार लॉस ले चुके होंगे और फिर आपका कॉन्फिडेंस टूट चुका होगा, अरे यार अब तो जाएगा ही नहीं बाजार इधर। और जब आपका कॉन्फिडेंस टूट चुका होगा, जब आप उस तरीके की ऑप्शंस खरीदना बंद कर देंगे तभी जाएगा। तो मेरी जो बात है वो यही है कि ऑप्शंस हमेशा इन द मनी लेनी चाहिए। आपने 4 लॉट लेने हैं, 4 लॉट की जगह 1 लॉट ले लीजिए। आपने 40 लॉट लेने हैं, 40 लॉट की जगह 10 लॉट ले लीजिए, इवन 5 लॉट ले लीजिए इन द मनी। मान लीजिए कि आपको बाजार मंदा लग रहा है और आप बैंक निफ्टी प्ले करना चाहते हैं, तो आप 44,000 की बैंक निफ्टी लीजिए। और कब की लीजिए? अप्रैल की मत लीजिए, मई की मत लीजिए, जून की जाके लीजिए। ठीक है जी। और आपको बताऊं कि 44,000 की जून की ऑप्शन में और मई की ऑप्शन में और अप्रैल की ऑप्शंस में बहुत मामूली सा फ़र्क होगा। मान लीजिए अब 44,000 की ऑप्शंस जो है आज की डेट में अगर अप्रैल की 2,000 की है तो मई की 2,050 की होगी और जून की 2,100 की या 2,150 की होगी। हालांकि मेरे को अभी आज कल मैंने देखा नहीं है रेट, मैं आपको अंदाजे से बता रहा हूँ। हालांकि अगले महीने में ऑप्शंस की जो पुट की वैल्यूज़ है वो थोड़ी सी बढ़ेगी क्योंकि फ्यूचर्स डिस्काउंट में चल रहे हैं। क्योंकि जैसे आपने ICICI बैंक का डिविडेंड देखा 8 रुपये, HDFC बैंक का भी डिविडेंड है, तो ये जो डिविडेंड है उनकी डेट मोस्ट प्रोबेबली मई में आएंगी। तो HDFC की तो है ही मई में, तो वो जितना वो शेयर का प्राइस चल रहा है उतना उसका शेयर का फ्यूचर भी डिस्काउंट पे चल रहा होता है। यानी कि जितना नॉर्मली मंथली का प्रीमियम होता है उसमें से कुछ एडजस्टमेंट डिविडेंड की हो जाती है। तो जिसकी वजह से अगले महीने के जो फ्यूचर्स हैं, इंडेक्स के भी जो फ्यूचर्स है वो डिस्काउंट पे चलेंगे। निफ्टी में भी मोस्टली कंपनीज के डिविडेंड मई या जून में आएंगे, तो मई या जून के जो फ्यूचर्स हैं वो डिस्काउंट पर, जब वो डिस्काउंट में चलते हैं तो पुट की वैल्यू वैसे ही बढ़ जाती है। मान लीजिएगा अभी इस हफ्ते आप पुट खरीदते हैं और बाजार यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर भी चला जाता है। मान लीजिएगा जून की बात करूँ तो जून की अगर 44,000 की पुट अभी आप जिस भाव में ले रहे हैं और बाजार 42,118 से बढ़ के 42,218 हो जाता है, तो आप देखेंगे कि 15 दिन बाद भी आपकी जो ऑप्शन है, और मान लीजिएगा 15 दिन में 42,228 है, तो आपकी ऑप्शन का भाव सेम तो रहना ही रहना है। और एक चांसेस और भी हो जाता है क्योंकि आपकी डीप इन द मनी है पुट अगर आपने रखी है कि वो 100 रुपये बढ़ भी जाए, क्योंकि 100 रुपये का जो फ्यूचर का डिस्काउंट है वो बढ़ जाएगा, यानी कि फ्यूचर का जो प्रीमियम वो कम हो जाएगा। तो आज की रेट से 100 रुपये वो बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे 100 रुपये की जो इन द मनी पुट है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी।
इसी तरीके से अगर आपको तेजी करनी है तो आप कॉल मत खरीदीजिए 42,000 की, आप कॉल खरीदिए 40,000 की जाके। आपने 10 लोड खरीदने, 2 लोड खरीदो, ठीक है जी। आपने 40 लोड खरीदने, 8 लोड खरीद लो। तो ये होता है तरीका। और फिर आपने अपनी कॉस्ट कम करनी है तो जो नियर पीरियड्स की ऑप्शंस हैं वो थोड़ी सी दूर की आप ऑप्शन बेच सकते हैं। मान लीजिएगा आपने 40,000 की निफ्टी की कॉल खरीद ली और आपको लग रहा है कि अभी तो इस हफ्ते तो चलो ये 43,000 से ऊपर नहीं जाएगा, तो 43,000 की हफ्ते की कॉल बेच के बैठ गए, 20, 30, 40 रुपये जो भी आपकी कॉस्ट घट गई, वहाँ तक चला गया 800 पॉइंट, तो आप वैसे ही प्रॉफिट में आ जाओगे। और नहीं गया तो 40-50 रुपये कॉस्ट हो जाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए आपको 44,000 रुपये की पुट और आपको लगता है यार इस महीने तो इस हफ्ते तो 41,000 के नीचे जाएगा नहीं, तो 41,000 की 41,000 की पुट बेच दो, 44,000 की खरीद के। तो कम से कम जब तक वो पीरियड आएगा नहीं, जब तक आपके पैसे आ जाएंगे। और मान लीजिए वो पीरियड भी आ गया और वो रेट भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। आपने जो चीज़ 2,000 की खरीदी थी वो 3,000 की हो जाएगी, और जो आप बेचकर आपको 50-60 रुपये मिले थे उसके जो भी वैल्यू बनेगी वो आपके प्रॉफिट में से कम हो जाएगी, क्योंकि आपको प्रॉफिट तो बढ़ता ही रहेगा। बट इसमें एक ध्यान रखने वाली बात होती है, अक्सर ट्रेडर क्या गलती करते थे, जो प्रॉफिट वाला सौदा होता है उसको तो काट देते हैं और लॉस वाले को छोड़ देते हैं। नहीं, ये जोड़ा होता है, इसको साथ ही काटना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आज की ये जो चीज़ें मैंने आपको ऑप्शंस बाइंग की, हालांकि मैंने क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग भी अगर आपको करनी है तो तरीके से करिए, और अगर आप उसको स्प्रेड में करेंगे तो शायद ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी, मार्केट एनालिसिस के साथ ऑप्शंस बाइंग कैसे करनी चाहिए, ये भी मैंने आपके साथ चर्चा की है। तो पूरी वीडियो के लिए अगर आपको लगता है कि बहुत बढ़िया वीडियो थी, थम्स अप दीजिए, और इसको खाली मार्केट एनालिसिस तक सीमित मत रखिए। ये वीडियो अगर आपको लगता है कि भाई मार्केट एनालिसिस के अलावा भी बाकी चीज़ें काम की थी, तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।